हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 मई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आप वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे पूरे विश्व में किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो 28 मई कब? 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? इसका पर्पज़ है जो वर्ल्ड में 820 मिलियन, लगभग 82 करोड़ लोग, 820 मिलियन लोग क्रोनिक हंगर से अफेक्टेड हैं, उनके विषय में लोगों को अवेयर किया जा सके। इस बार जो वर्ल्ड हंगर डे है, इसके उपलक्ष्य में यानी 2021 में एक कैंपेन रन किया जा रहा है। उसका टाइटल क्या है? एक्सेस एंड्स हंगर। एक्सेस एंड्स हंगर। वर्ल्ड हंगर डे की शुरुआत कब हुई? 2011 में, और मनाया कब जाता है? 28 मई को। इतना याद रखिएगा। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 2020 में जब ये रिलीज हुआ तो इसमें इंडिया की रैंक थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्कोर कितना था? 27.2, और इंडिया सीरियस कैटेगरी में था। इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। 28 मई को हमारा वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया और 28 मई को ही हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे भी था। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का प्रिंसेस ऑफ अश्यूरियस अवार्ड, 2021 का प्रिंसेस ऑफ अश्यूरियस अवार्ड किसको दिया गया है? तो अमृत्य कुमार सेन। किसको? अमृत्य कुमार सेन को 2021 का प्रिंसेस ऑफ अश्यूरियस अवार्ड दिया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं अमृत्य कुमार सेन, इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इनको 2021 के लिए प्रिंसेस ऑफ अश्यूरियस अवार्ड दिया गया है स्पेन के द्वारा दिया गया है सोशल साइंस कैटेगरी में। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। 2021 का प्रिंसेस ऑफ अश्यूरियस अवार्ड किसको मिला है? अमृत्य कुमार सेन को। किस कंट्री ने दिया है? स्पेन ने दिया है। किस कैटेगरी में दिया है? सोशल साइंस कैटेगरी में। देखिए, 87 ईयर ओल्ड हैं अमृत्य सेन। 41 लोगों में से इनको यह अवार्ड दिया गया है। 50,000 यूरोस अवार्ड की राशि है। अमृत्य सेन के बारे में इंपॉर्टेंट ये भी है कि 1998 में इनको महबूल हक के साथ मिलकर नोबेल प्राइज़ मिला था, और भारत रत्न 1999 में दिया गया था। भारत रत्न बाद में क्यों दिया गया? क्योंकि इंडिया में सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही भारत रत्न मिलता है, लेकिन जब इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया तो इंडिया वालों को झटका लग गया, अरे इसको नोबेल मिल गया, चलो भारत रत्न दे देते हैं। तो 1999 में इनको भारत रत्न भी दे दिया। अच्छा, ये अश्यूरियस प्राइज़ स्पेन देता है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। तो याद रखिएगा, अश्यूरियस प्राइज यानी अवार्ड ये 2021 के लिए किसको मिला है? अमृत्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट फंड पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस एक्सपर्ट कमेटी को हेड कौन करेगा? तो IFSCA की जो एक्सपर्ट कमेटी है इन्वेस्टमेंट फंड पर, इसको हेड करेंगे नीलेश शाह। कौन करेंगे? नीलेश शाह। ये हैं नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा बैंक में MD हैं। इनके द्वारा IFSCA की जो इन्वेस्टमेंट फंड पर एक्सपर्ट कमेटी है उनकी अध्यक्षता की जाएगी। तो नाम याद रखिएगा, नीलेश शाह की अध्यक्षता में IFSCA द्वारा इन्वेस्टमेंट फंड पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। नीलेश शाह का नाम याद रखिएगा। IFSCA की बात करें तो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। इंजीती श्रीनिवास IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन हैं। 3 वर्षों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया है CNR राव को। किसको? CNR राव को 2021 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? किस कंट्री के द्वारा? तो इटली के द्वारा इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है? CNR राव। ये देख लीजिए, CNR राव हैं, इनको इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं। तो एग्जाम में कहीं आपसे पूछ ले कि 2020 का एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड किसको मिला है, तो ये है CNR राव, इनको ही मिला है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। खास बात क्या है, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड को या फिर इंटरनेशनल ENI अवार्ड को नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च भी कहते हैं। तो ये 3 अवार्ड के नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और तीनों अवार्ड एक ही पर्सन को मिले हैं, CNR राव। ये अवार्ड जो है ENI अवार्ड या फिर नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च अवार्ड, ये एनुअली दिया जाता है इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी ENI द्वारा। बस इतना याद रखिएगा, इंटरनेशनल ENI अवार्ड या फिर नोबेल अवार्ड इन एनर्जी रिसर्च।
किसको मिला है? CNR राव को। ENI अवार्ड 2021 में दिया जाएगा। इटली के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है? सर्जियो मैटारेला, उनके द्वारा दिया जाएगा। कहाँ पे? क्विरिनल पैलेस, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 14वीं स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न बन गई, उस कंपनी का नाम क्या है? तो देश का 14वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है जेटा। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? $1 बिलियन का टर्नओवर वाली कंपनी। जेटा एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो कि देश की 14वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन का टर्नओवर जिसका हो जाए। तो याद रखिएगा, $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यू वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। जेटा एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। ये देख लीजिए, 10 बैंकों के साथ इसने पार्टनरशिप की है। अब इंडिया में 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं। हमारा कब होगा पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोरैप एक रिसर्च रिपोर्ट है, किसने पब्लिश की है? तो इकोरैप को पब्लिश किया है SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है इकोरैप। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 21 के लास्ट क्वार्टर में 1.3% के हिसाब से ग्रोथ की, जिसकी वजह से लास्ट ईयर में इंडिया की GDP 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई। हालांकि आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोरैप रिसर्च है, इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट, ये नाउ कॉस्टिंग मॉडल पर काम करता है और 41 इंडिकेटर्स पर तैयार होता है। तो स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप कोलकाता द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो कोलकाता में जो स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप है, उसके द्वारा इकोरैप रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही बार्कले ने कहा कि इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2022 में 7.7% ग्रो करेगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोरैप रिपोर्ट याद रखिएगा, SBI पब्लिश करता है। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया था, जो कि 1955 में SBI बन गया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। आपको बताना है बलबीर सिंह सीनियर किस गेम से रिलेटेड थे? तो बलबीर सिंह सीनियर हॉकी प्लेयर थे, ओलंपिक हॉकी प्लेयर थे। बलबीर सिंह सीनियर नाम याद रखिएगा, बलबीर सिंह सीनियर, ये ओलंपिक हॉकी प्लेयर थे। इन्हीं के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर अब पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया जाएगा। तो इतना याद रखिएगा बस। बलबीर सिंह किससे रिलेटेड थे? हॉकी से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1948 के लंदन ओलंपिक में, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, 1956 के मेलबर्न। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि 1956 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो देख लीजिए चर्चा में है। ये मत कहिएगा कि चर्चा में नहीं था, ये याद रखिएगा। 1948 में लंदन में ओलंपिक हुए थे, 1952 में हेलसिंकी में हुए थे, 1956 में मेलबर्न में हुए थे। और उन्हीं में ये बलबीर सिंह सीनियर थे, हॉकी प्लेयर इंडिया के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। और इंटरनेशनल मोहाली स्टेडियम क्या हो जाएगा? बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखने के लिए गार्जियन मिनिस्टर्स किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं? तो गार्जियन का काम क्या होता है? निगरानी रखने वाला। तो गार्जियन मिनिस्टर असम में अपॉइंट किए गए हैं। वहाँ पर असम में, ये देख लीजिए, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा, इन्होंने गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं अपनी कैबिनेट में। 34 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये देखा जाएगा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। तो बस इतना याद रखिएगा, गार्जियन मिनिस्टर्स हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने अपॉइंट किए हैं असम में। असम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता विश्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। और ये देख लीजिए, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा, इनको 2021 से लेकर 25 तक के लिए BWF काउंसिल का मेंबर चुना गया है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेहत OPD पोर्टल ये लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ये देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी ने सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। फुल फॉर्म में रखिएगा, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, सेहत OPD पोर्टल राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। आर्म फोर्सेस पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज के लिए है, सेहत OPD.in। आप जाके इस पर टेली मेडिसिन सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, सेहत OPD पोर्टल का ट्रायल वर्जन अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और राजनाथ सिंह जी ने अब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो 2021 में होने हैं, उसमें जो रेसलिंग मैच होने हैं उसके लिए इंडिया से एकमात्र रेफरी चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक में
रेसलिंग के लिए इंडिया से एकमात्र रेफरी चुने गए हैं, उनका नाम आप देख लीजिए, अशोक कुमार। अशोक कुमार इंडिया से रेफरी चुने गए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, बस इतना याद रखिएगा। रेसलिंग के लिए एकमात्र रेफरी चुने गए हैं इंडिया से, नाम क्या है, अशोक कुमार। लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए अशोक कुमार को रेसलिंग में रेफरी चुना गया है। कौन चुनता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा इनको चुना गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें 2020 में होने थे, बाद में कोविड के कारण 2021 में हो गए। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होने हैं, 2028 के लॉस एंजलिस में होने हैं, 2032 के लिए अभी तक हाईएस्ट बिडिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो अशोक कुमार रेसलिंग के रेफरी एकमात्र इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, ये बुक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, ये बुक लिखी है आपकी आदित्य गुप्ता ने। ये देख लीजिए, आदित्य गुप्ता, इन्होंने ये बुक लिखी है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। ये बुक किसकी हेल्प से लिखी गई है, क्राई एक एनजीओ है। 3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ा था मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट, क्राई ने रिलीज की थी। तो क्राई एनजीओ की मदद से 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट रिपोर्ट किसने लिखी है, आदित्य गुप्ता ने। रिपोर्ट नहीं है, बुक है, सॉरी। क्राई ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके तहत सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन एमपी में खोए थे, टोटल चिल्ड्रन इतने खोए थे। तो क्राई की हेल्प से आदित्य गुप्ता ने बुक लिखी है, नाम है 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडा द्वारा हॉर्टिकल्चर पर चलने वाले सेकेंड वर्चुअल ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया है। आपको पता है एपिडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में एपिडा की स्थापना हुई थी। ये देख लीजिए, एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा द्वारा 3 दिनों तक चलने वाले सेकेंड वर्चुअल ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया हॉर्टिकल्चर पर। ये क्या होगा, हॉर्टिकल्चर की जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको प्रमोट करेगा। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, ये सब आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर पर। तो सेकेंड वर्चुअल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया है हॉर्टिकल्चर पर किसने, एपिडा ने। एपिडा किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कई बार ये एग्जाम में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, इतना याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर पर सेकंड ट्रेड फेयर था, तो पहला कब ऑर्गेनाइज हुआ था, मार्च 2020 में। एपिडा की बात करें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1986 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है डॉक्टर एम आगमुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा रॉ एंड आईबी चीफ का टेन्योर जो है कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, दोनों के चीफ जो हैं उनका टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों के चीफ का नाम, तो रॉ के चीफ हैं समंत कुमार गोयल, बस इतना याद रखिएगा। रॉ चीफ कौन है, समंत कुमार गोयल। आईबी चीफ कौन है, अरविंद कुमार। दोनों का टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में, और पेरेंट विंग क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीट। आईबी की स्थापना कब हुई थी, 1887 में, ये तो अंग्रेजों के ज़माने की है। ऑलवेज अलर्ट आईबी का मोटो है, तो याद रखिएगा। आईबी चीफ कौन है, अरविंद कुमार, इनका टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और रॉ चीफ कौन है, समंत कुमार गोयल, इनका भी टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक रडार डेवलप किया जा रहा है, तो यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक रडार डेवलप किया जा रहा है। ये देख लीजिए, यूके जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इन्होंने कहा है कि WHO के साथ मिलकर ये एक इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क प्रिपेयर करेंगे, यानी ग्लोबल पैंडेमिक रडार। ग्लोबल पैंडेमिक रडार क्या करेगा, जो नए वायरसेस आने वाले हैं, नए वेरिएंट आने वाले हैं, उनको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उनकी क्या वैक्सीन होने चाहिए इस पर काम करेगा। तो ग्लोबल पैंडेमिक रडार यूके प्लस WHO साथ में मिलकर बना रहे हैं, 2021 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि WHO स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर एक बायो हब फैसिलिटी बना रहा है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि WHO ने बायो हब फैसिलिटी बनाने के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है, तो स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा। तो ग्लोबल पैंडेमिक रडार यूके बना रहा है और बायो हब फैसिलिटी स्विट्जरलैंड। WHO की बात करें 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडहेनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है, सौम्या स्वामीनाथन। अभी WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी 74th बैठक हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नया नाम होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आपको पता है IBF का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ये देख लीजिए, IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नया नाम होगा IBDF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। क्यों होगा, क्योंकि अभी IBF क्या करता है, टीवी में जितने भी प्रोग्राम आते हैं उन पर निगरानी करता है, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है
जैसे अमेजॉन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, इन पर निगरानी नहीं कर पाता है आईबीएफ, इसलिए अब इसका नाम बदल रहे हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई कंटेंट ऐसे आ रहे हैं जो हाईली कंट्रोवर्शियल है, जैसे आपका मिर्ज़ापुर सीरीज़ हुई, अमेजॉन प्राइम पे आ रही है, ये कुछ भी फैमिली मैन वगैरह, इसमें क्या बच्चे नहीं देखते हैं? देखते हैं ना, तो इनका भी आपका क्या बोलते हैं उसको, सेंसरशिप होनी चाहिए ना इन पे भी। लेकिन सेंसरशिप सिर्फ आईबीएफ द्वारा टेलीविजन के सीरियल पे की जाती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती है। अब आईबीएफ का नाम बदल दिया जाएगा तो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सेंसरशिप के दायरे में आ जाएंगे। तो आईबीएफ का नाम क्या क्या होगा नया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। आईबीएफ की बात कर लेते हैं। 1999 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने मुंबई बता दिया आपको, सॉरी, मुंबई नहीं होगा, न्यू दिल्ली होगा। विक्रमजीत सेन इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंसे दी कार्स। लॉरेंसे दी कार्स ये फर्स्ट वुमेन है जो कि लॉरे म्यूजियम की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। लॉरे म्यूजियम, लॉरे म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है लॉरे म्यूजियम। इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है? लॉरे दी कार्स। आपको पता ना ये लॉरे म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है। ये देख लीजिए, पहले इनका नाम पढ़ लीजिए आप। ये कौन है? लॉरेंस डी कार्स। लॉरेंस डी कार्स फर्स्ट वुमेन है जो कि लॉरे म्यूजियम की प्रेसिडेंट बनी है। लॉरे म्यूजियम क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है, पेरिस में स्थित है। मोनालिसा की आपने पेंटिंग सुनी होगी, ये लॉरे म्यूजियम में ही स्थित है। लॉरे म्यूजियम सीन नदी के दाहिने किनारे पर है। तो याद रखिएगा, लॉरेंस दी कार्स ये लॉरे म्यूजियम की फर्स्ट महिला अध्यक्षा बनी है। कहाँ ये लॉरे म्यूजियम कहाँ पे है? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ये मैप में आप देख सकते हैं फ्रांस। करेंसी है यूरो और फ्रैंक। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो लॉरे म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है, कहाँ पे है? पेरिस में। ये दो पर्सनालिटीज हैं जिनका निधन हो गया, अलका रघुवंशी और एरिक कार्ले। दोनों थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑथर और आर्ट क्यूरेटर अलका रघुवंशी, ये हैं अलका रघुवंशी, रिसेंटली निधन हो गया। इंडिया की पहली ट्रेंड आर्ट क्यूरेटर थी अलका रघुवंशी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे ये बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्टैनली के बाद ये बहुत फेमस थे। अमेरिका के चिल्ड्रन बुक राइटर, इलस्ट्रेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर एरिक कार्ले का निधन हो गया। एरिक कार्ले, मुझे याद है जब स्टैनली मरे थे तो कई बार एग्जाम में पूछा था, एरिक कार्ले का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनका निधन हो गया। यूएस के जाने माने कार्टूनिस्ट थे, आप ये मान सकते हैं। इनकी एक फेमस क्लासिक बुक है जिसका नाम है दी वेरी हंग्री कैटरपिलर, ये बहुत फेमस थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।